नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य शिक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को शुरू किया था, उसके अंदर हमने कालीबंगा को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आहड़ को। किससे पढ़ेंगे? आहड़ को। ठीक है, तो चलिए क्या शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, आहड़ की बात करें तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर। ठीक है, कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में कहा? ठीक है, उदयपुर की बात करें तो ये आयड़ नदी के किनारे। किसके? आयड़। किस नदी किनारे? आयड़। आयड़ को कहते हैं, और भी कहते हैं, आयड़ का नाम क्या है? बेड़च। क्या नाम है? इसे ही कहते हैं बेड़च नदी। कौन सी? बेड़च। अब देखिएगा, आयड़ ये बेड़च ये किसी की सहायक नदी है। याद आ रहा है आपको? ज्योग्राफी पढ़ी हुई आपने। ये बनास की सहायक नदी। किसकी? बनास की। ये बनास की सहायक नदी। किसकी? बनास की। ठीक है, पहले इसका हम सिर्फ परिचय देख लेते हैं। बनास की सहायक नदी है बेड़च या आयड़। ठीक है, जिसके कारण इसके उपनाम क्या? देखो उपनाम, ध्यान से देखना। उपनाम, उपनाम क्या होंगे इसके? उपनाम क्या होंगे? एक तो होगा इसका बनास संस्कृति। इसका बनास संस्कृति। ठीक है, एक होगा इसका दूसरा उपनाम होगा मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला। ठीक है, उपनाम ये है। ठीक है, अब बात करें प्राचीन नामों की। अलग अलग है, ध्यान कर लेना ये प्राचीन नाम। ठीक है, प्राचीन नाम यानी पुराने जमाने में इसको किस नाम से हम पुकारते थे। ठीक है, तो इसके अंदर प्राचीन नाम के अंदर कई प्रकार के नाम आते हैं, जैसे ताम्रवटी। ताम्रवटी भी आता है, ताम्रवती भी आता है। ठीक है, ताम्रवटी। और आता है इसका आघाटपुर, या पुर की जगह दुर्ग भी आता है। आघाट दुर्ग भी आता है। क्या आता है? आघाट दुर्ग भी कर सकते हो आप। आघाट दुर्ग भी कर सकते हैं। ठीक है, और धूलकोट। क्या आता है? धूलकोट। स्थानीय भाषा की बात करें, स्थानीय भाषा में से धूलकोट कहते हैं। स्थानीय भाषा। ठीक है, तो स्थानीय भाषा, स्थानीय है, स्थानीय भाषा में वो इसे धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकोट। तो देखिएगा, इसके उपनाम हो गए बनास संस्कृति या मर्तकों का टीला, और ये इसके हो गए क्या क्या नाम? प्राचीन नाम ताम्रवर्ती, आघाटपुर और धूलकोट। और क्या हो गए आपके? आघाट दुर्ग बीच को कहते हैं। क्या कहते हैं? आघाट दुर्ग भी और कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? प्राचीन नाम हो गए। ठीक है, तो यह हमने बेसिक परिचय जाना है। इसका क्या जाना है? बेसिक परिचय। अब अगर बात करें इसकी कि बेसिक परिचय हो गया, ये आयड़ नदी बनास के किनारे हो गई। तो अब देखिएगा, अब देखिएगा बनास अगर बात करें, जो उदयपुर ओरिजिन की बात करें तो ये इस साइड के अंदर है। ठीक है, ये आप इस साइड में मिलेगी आपको। तो जो बनास आपकी गुजरती है उसके अंदर बेड़स यहाँ गुजरती है। तो यानी ये कहां तक फैली है? जो सभ्यता है, आहड़ सभ्यता कहां तक फैली है? यानी जो बनास और बेड़च, यानी ये जो आपकी बनास है इसके अंदर जो बेड़च ये प्रवेश करती है। कौन सी? बेड़च। तो इनका जो पेटा है, ये जहां तक ये बहती है, यहां तक सभ्यता फैल चुकी है। तो यहां पर तो क्या है? कौन सी है? आयड़ है। कौन सी? आहड़ सभ्यता। इसके साथ साथ दो तीन सभ्यताएं और है जहां तक ये फैली हुई है। कौन कौन सी? देखिएगा, एक है बालाथल। क्या है? बालाथल। विस्तार बता रहा हूं मैं इस आहड़ का ही। बालाथल। कौन सी? बालाथल। और ओजियाना। कौन सी? ओजियाना। ठीक है, और कौन सी? गिलोंड। कौन सी? गिलोंड। कौन सी? गिलोंड। बालाथल आपकी कहां पे है? उदयपुर में। बालाथल कहां पे है आपकी? उदयपुर के अंदर है। और ओजियाना कहां है? ओजियाना कहां है आपकी? राजसमंद के अंदर। कहां है? राजसमंद के अंदर। ठीक है, और गिलुंड कहां है? गिलुंड, गिलुंड भीलवाड़ा के अंदर। कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये तीन प्रकार से इसके स्थल हैं। तो ये आपको पूछ जा सकते हैं कि इसका विस्तार क्षेत्र कितना है। विस्तार क्षेत्र तो बालाथल ये उदयपुर के अंदर, ओजियाना राजसमंद के अंदर, गिलुंड भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो ये इनका क्या है? इतना विस्तार क्षेत्र है। क्या है? विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो ये इसका सामान्य परिचय यानी भौगोलिक परिचय बताया मैंने। इसका क्या बताया? भौगोलिक परिचय यानी कहां पर स्थित है, कहां पर नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिएगा, शुरुआत करते हैं इसकी, जो इसके उत्खनन वगैरह है वो शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है,
देखिएगा, अब बात करें कि इसकी जो खोज है, खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब? 1953 में। कब की थी? 1953 में। ध्यान से सुनना, अक्षय कीर्ति व्यास जिसने इसकी क्या की है? खोज की है। और कई बार किताबों में ये भी मिलेगा आपको, और सही भी है, ऑथेंटिक सही चीज है, कि अक्षय कीर्ति व्यास ही है जिसके निर्देशन में उत्खनन भी शुरू हुआ था। ध्यान से सुनना, उत्खनन भी इसके निर्देशन में शुरू हुआ था। उत्खनन भी है आपका, जो प्रथम उत्खनन था इसी के निर्देशन में शुरू हुआ था। किसके? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन 1953 के अंदर। अक्षय कीर्ति 53, ठीक है। उसके बाद के अंदर 1953 के बाद में 1956 में, कब है? 1956 में दूसरा चरण। इसके अंदर आर.सी. अग्रवाल, कौन? आर.सी. अग्रवाल, इन्होंने उत्खनन कार्य का कार्य शुरू किया था। और आर.सी. अग्रवाल के साथ कौन थे? आर.सी. अग्रवाल के साथ थे आपके तीसरे चरण के अंदर बात करें, आर.सी. अग्रवाल थे। और आर.सी. अग्रवाल के बाद में यहाँ पर 1961 के अंदर, 1961 के अंदर एस.डी. सांकलिया, कौन थे? एस.डी. सांकलिया, कौन थे? एस.डी. सांकलिया, ठीक है। ये दो विद्वानों के नाम मिलते हैं, और भी इनके साथ थे, लेकिन प्रमुख अपने ये याद रखना है, आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. सांकलिया। 1961 में इन्होंने किया था, तीन चरणों में इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है। तो एस.डी. सांकलिया और ये आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, इनका पूरा नाम अगर कहें तो रतन चंद्र अग्रवाल, और इनका हसमुख दास अग्रवाल सांकलिया, ठीक है। इनके निर्देशन में शुरू हुई थी इनकी खुदाई, ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास सर्वप्रथम खोज की थी उन्होंने, और उत्खनन बाद में आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1961 के अंदर एस.डी. सांकलिया के द्वारा। किसके द्वारा? एस.डी. सांकलिया के द्वारा, ठीक है। अब बात करें इसकी, ये उत्खनन वगैरह हो गया। अब देखिएगा, इसके साथ नाम ऐड करना चाहे तो एक नाम और कर सकते हैं आप, वी.एन. मिश्रा, ठीक है। अब देखिएगा, दूसरी बात करें, यहाँ 3 सभ्यताओं के अवशेष मिले। कितने सभ्यताओं के? ध्यान से समझना, देखो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बढ़ता है। 3 सभ्यताओं के अवशेष, 3 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की हमने पिछले वीडियो में बात की थी, 2 सभ्यताओं के उत्खनन थे, 2 सभ्यताओं के अवशेष मिले थे, यहाँ पर 3 के मिले हैं। किसके? 3 के। कौन कौन से देखिएगा? पहला प्राक हड़प्पा, कौन सा? प्राक हड़प्पा। दूसरा हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा, इसको कह सकते हो हड़प्पा कालीन, क्या कह सकते हो? हड़प्पा कालीन। तीसरा हड़प्पोत्तर, हड़प्पा से आगे भी, ठीक है। प्राग हड़प्पा की बात करें, प्राग हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुए? अवशेष, अवशेष प्राप्त हुए तांबे के। किसके अवशेष प्राप्त हुए? तांबे के। किसके अवशेष प्राप्त हुए? तांबे के। और यहाँ पर किसके अवशेष प्राप्त हुए? कांस्य के। किसके हुए? कांस्य के। किसके हुए? कांस्य के। हड़प्पोत्तर के अंदर बात करें तो लोहे के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? लोहे के अवशेष, ठीक है। तो अब इस सभ्यता को अपने किस श्रेणी में रखेंगे? ध्यान कर लेना, किस श्रेणी के अंदर रखेंगे। तो ध्यान कर लेना, यहाँ पर तांबे की 40 खदानें मिली है। कितनी? 40 कह सकते हो, 40 कारखाने मिले हैं, क्या कह सकते हो? 40 खदानें मिली हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिला है? तांबा मिला है। क्या मिला है? तांबा। तो ये कौन सी सभ्यता हो जाएगी? कौन सी सभ्यता हो जाएगी? ताम्रकालीन। कौन सी हो जाएगी? ताम्रकालीन, या ताम्रयुगीन या ताम्रकालीन। ताम्रकालीन कह सकते हो या ताम्रयुगीन। देखिएगा, मैंने शुरुआत में क्यों नहीं समझाया, क्योंकि अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैंने कहा था ना, वो रट्टा नहीं मारना, चीजों को सीखना है तरीके से, ठीक है। यानी तांबे के 40 भट्टियां कह सकते हो, 40 भट्टियां कह सकते हो। और कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी तांबा गलाने की भट्टी, एशिया की सबसे बड़ी तांबा गलाने की जो भट्टी है, एशिया की जो तांबा गलाने की भट्टी है सबसे बड़ी यही पाई गई है, ठीक है। अगर बात करें लोहा की, यहाँ पर 79 वस्तुएं पाई गई। कितनी वस्तुएं? 79 वस्तुएं यहाँ पर पाई गई है, ठीक है। लोहे की वस्तुएं पाई गई हैं, ठीक है। अगर तीनों सभ्यताएं कहीं एक साथ मिलती हैं तो इसे कहते हैं हेरोंड सभ्यता। कौन सी? हेरोंड, हेरोंड सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं?
हैरोन सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैरोन सभ्यता किसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हैरोन सभ्यता। ठीक है, याद करना आपको हैरोन सभ्यता। ठीक है, तो ये हो गए इसके 3 स्तर। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, पहले बताया था आपको इसका भौगोलिक परिचय, फिर ये आपको बताया मैंने उत्खनन कार्य जो किए किसने, क्या कंप्लीट चीजें हुई। अब देखते हैं इनका जो रहन सहन था, क्या क्या अवशेष वगैरह मिले थे। ठीक है, देखिए फैक्ट आपको याद करने अच्छे से। ठीक है, लेकिन रट्टा नहीं मार के, समझ के। ठीक है, अब देखिएगा, अब बात करें तो याद रखना है यहां पर, यहां पर ध्यान से सुनना, सिर्फ टीला एक ही पाया गया। मैंने बताया था पिछली के अंदर कालीबांग में 2 पाए गए थे, लेकिन यहाँ पर एक ही टीला पाया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, धूलकोट कहते हैं। क्या कहते हैं, धूलकोट। क्या कहते हैं, धूलकोट। लगभग उत्खनन कार्य यहीं पे हुआ है, धूलकोट पे। ये धूलकोट एक ही टीला पाया गया, वहां पर तो 2 टीले थे। और अब ध्यान सुन लेना, अब धूलकोट मैंने बता दिया आपको, और मैंने बताया था आपको कालीबंगा, जो कालीबंगा थी वो कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता है। कौन सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। कौन सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। याद रखना, ग्रामीण सभ्यता है। कैसे है देखिएगा, ग्रामीण सभ्यता की बात करें तो ये मकान होते थे इनके आयताकार। कैसे मकान होते थे, आयताकार। मैं वो मकान बना देता हूं सीधा। मकान क्या करती कैसी है, तो इनके मकान थे वो आयताकार थे। कैसे थे, आयताकार थे। ठीक है, चलिए भाई ठीक है। तो फिर मकान में क्या होंगे सर, कमरे भी होंगे, और कमरे के बीच के अंदर 2 दीवार लगा दी गई। यहाँ पर मान लीजिए इनकी रसोई थी। क्या थी, रसोई। रसोई के अंदर क्या है, चूल्हे होते थे। क्या होते थे, चूल्हे। क्या होंगे, चूल्हे। ये क्या है, इनकी रसोई है। क्या है, रसोई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रसोई कह सकते हैं। ये क्या है, इनके कमरे हैं। क्या है, कमरे। ठीक है, अब देखिएगा, कमरे हैं, कमरे के बीच के अंदर क्या है, एक पार्टीशन है। कह सकते हो दीवार है। ये क्या है, दीवार है, बीच की दीवार है। यानी पूरी सभ्यताओं में एकमात्र यहीं पर मिली है ये बीच की दीवार, लंबे कमरों के बीच की। ये दीवार बनी काहे की होती थी, बांस की बनी होती थी। किसकी होती थी, बांस। बांस की खपचियों को, जो बांस की खपचियां होती थी उसको ऐसे 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 करके फिर डाल के फिर इसके ऊपर क्या करते थे, वो गोबर पोत देते थे। क्या करते थे, गोबर पोत देते, जिससे कि ये अपारदर्शी हो जाए। क्या हो जाए, अपारदर्शी हो जाए ये दीवार। ठीक है, तो इस प्रकार की दीवार, यानी बड़े भवन को 2 भागों में बांटने के लिए किसका उपयोग किया गया, दीवार का उपयोग किया गया। किसका, दीवार का। फिर देखिएगा दीवार के बाद ये एक मान सकते हो रसोई पाई गई। क्या पाई गई, रसोई पाई गई। रसोई के अंदर देखिएगा 6 चूल्हे मिले। कितने मिले, 6 चूल्हों के प्रमाण मिले। कितने के, 6 चूल्हों के प्रमाण, यानी 6 चूल्हे। कितने चूल्हे, 6। 6 चूल्हे मिले। क्या मिले, 6 चूल्हे। इससे क्या पता लगा सकते हैं कि सर यहाँ क्या होता होगा, सामूहिक भोज होता होगा। क्या होगा, सामूहिक भोज। सामूहिक भोज का आयोजन होगा। या इससे आइडिया यह लगाया जा सकता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा थी। कौन सी, संयुक्त परिवार प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी, संयुक्त परिवार प्रथा थी। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, अब मान लीजिएगा अपन बात करें मारवाड़ी के अंदर या कह सकते हो राजस्थानी में, तो मान लीजिएगा ये चूल्हे का आकार मान लीजिए इस प्रकार का होता है। ठीक होता है, इस प्रकार से यहाँ पे हम लकड़ी देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चूल्हे के जो चूल्हे बने होते थे ये मिट्टी के बने होते थे। किसके बने होते थे, मिट्टी और आपकी जो काली मिट्टी और जो गोबर है उसको मिक्स करके बनाया जाता था। तो धीरे धीरे मान लो थोड़े दिनों बाद के अंदर क्या करते थे, जैसे 7 या 15 दिनों के बाद के ऊपर इसके अंदर लेप करते थे। ऊपर क्या करते थे, लेप। तो मान लीजिएगा लेप करते हो आपने पुराने घरों के अंदर, या कभी आप अपने ननियाल कहीं पर जाओ तो देखते होंगे जो मिट्टी का जो चूल्हा है उसको जब लीपते हैं, अपन मारवाड़ी के लीपते हैं, तो ऐसे जैसे में लीपते हैं तो लास्ट में हाथ बचेगा। लास्ट में हाथ तो बचेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हथेलियों के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले, हथेलियों के अवशेष। हथेलियों के अवशेष, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, हथेलियों के अवशेष। काय के अवशेष मिले हैं, हथेलियों के अवशेष मिले। किसके, हथेलियों के अवशेष। तो अब मान लीजिएगा चूल्हा जो है वो मान लीजिएगा लीपना, जो
लीपने का कार्य है, लीपने का कार्य वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो चूल्हे को लीपने का कार्य महिला द्वारा किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मिला महिला द्वारा। तो यहां पर क्या मिला है कि यहां पर मिला है साहब आपके इस प्रकार की एक महिला की मूर्ति मिली है, जो लहंगा पहने हुए हैं, क्या पहने हुए? लहंगा पहने हुए, और पूर्ण नहीं मिली है, खंडित मूर्ति मिली है, यानी लहंगा पहने महिला की खंडित मूर्ति। क्या मिली है? लहंगा पहने महिला की खंडित मूर्ति मिली है। क्या मिली है? लहंगा पहने महिला की खंडित मूर्ति। और पुरुषों के 4 मूर्तियां मिली है। पुरुषों की कितनी मूर्तियां मिली है? 4 मूर्तियां पुरुषों की। किसकी? पुरुषों की। किसकी मिली है? पुरुषों की। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, याद रखना इनके, है ना। 4 पुरुषों के भी मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, अब बात करें आगे, ये दीवार बनी होती थी। अब देखिएगा आगे, आगे बात करते हैं। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ सारों को, अब दोबारा समझा रहा हूँ आपको और चीजें। देखिएगा, अब अगर बात करें तो क्या होता था कि जो इनकी दीवारें होती थी, दीवारें दीवारें ये जो दीवारें होती थी, इनको ये क्या करते थे? लिपाई करते थे। क्या करते थे? लिपाई। क्या करते थे? लिपाई कह सकते हो, या नीपना, या कह सकते हो प्लास्टर। प्लास्टर क्या कह सकते हो? प्लास्टर करते थे। प्लास्टर करते थे, और यहां से क्या मिले इनको? स्फटिक पत्थर प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? स्फटिक पत्थर। स्फटिक पत्थर इस दीवार के अंदर से मिले। किसे मिले? दीवार के अंदर जो लिपाई थी, इसके अंदर स्फटिक पत्थर, स्फटिक पत्थर के टुकड़े मिले हैं। क्या मिले? टुकड़े। स्फटिक पत्थर क्या होता है कि ये उष्मा का संचय कर लेता है। क्या कर लेता है? संचय कर लेता है। दिन के अंदर संचय कर लेता है, रात को इसकी उष्मा, या कह सकते हो प्रकाश का संचय कर लेता है। उष्मा नहीं, प्रकाश का कर सकते हो, प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश का। रात को ये चमकता था पत्थर। क्या करता था? रात को चमकता था, रोशनी होती थी। और इस स्फटिक पत्थर से यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, यानी जो औजार वगैरह हैं, हथियार हैं, ये मिले हैं। क्या मिले? औजार या हथियार इनसे बने हुए मिले हैं। ठीक है, तो ये बात होगी इन चीजों की। ठीक है, अब बात करें और क्या इनसे प्राप्त हुआ होगा। यानी एक बीच में कुआं बना है। क्या बना हुआ है? बीच के अंदर, घर के अंदर कुआं बना हुआ है। क्यों बना हुआ है कुआं? देखिएगा, क्योंकि ये जो मकान थे नीचे के स्तर पर है, नीचे के स्तर पे है, यानी नदी के मुहाने पर है। तो बरसात जब आती है तब यहाँ पर घरों में पानी भरने की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर क्या करते थे? कुआं बनाते थे। क्या बनाते थे? कुआं बनाते थे। इस कुएं को कहते थे चक्करकूप। क्या कहते थे? चक्करकूप, या कहते हैं इसको शोषक कूप। क्या कहते हैं? शोषक कूप। कैसा होता था देखिएगा, इसके अंदर क्या करते थे, ये क्या करते थे, आपके 8-10 मटके लेते थे। क्या लेते थे? मटके। 10-15 मटके लेते थे, इनके बीच में छिद्र होता था। क्या होता था? छिद्र होता था। ये इनको डाल देते थे, इसके अंदर, कूप के अंदर डाल देते थे। और ये 10 से 15 फीट तक, कहां तक? 10 से 15 फीट तक गहराई के अंदर होता था। जो ही बरसात का पानी आता, इसके अंदर संचय हो जाता। क्या हो जाता? संचय हो जाता, जिसको वापस ये काम में लेते होंगे शायद, है ना। तो ये क्या कहा गया? इसको चक्रकूप कहा गया। क्या कहा गया? चक्रकूप। ठीक है, अब अगली बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें इनके अंदर, तो और क्या होता था इनके अंदर देखिएगा। चक्रकूप हो गया। चक्रकूप के बाद के अंदर जो इनकी कृषि थी, क्या थी? कृषि। कृषि की बात करें, कृषि के अंदर ये सिंचाई जो करते थे, जो सिंचाई करते थे, सिंचाई की प्रक्रिया कौन सी थी? ग्रिड प्रकृति थी। कौन सी? ग्रिड। या आप नाम आ सकता है क्यारी पद्धति। कौन सी पद्धति? क्यारी पद्धति। कौन सी पद्धति? क्यारी। अरे क्यारी पद्धति जानते हैं ना आप, देखिएगा जैसे ये मान लीजिएगा, ये इतना बड़ा खेत है, ये मान लीजिएगा बीच में कैसे कैसे क्यारी करती, और इधर से ये क्यारी करती, ये यहाँ डाल दिया, और मान लीजिएगा ये यहाँ डाल दिया, फिर मान लीजिए इसके बीच में ये कर दिया, और मान लीजिएगा इधर ये कर दिया। तो ये क्यारी सिस्टम होता है। मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, तो इधर को खोल दिया, पानी इधर प्रवेश कर गया, फिर इसको बंद कर दिया, पानी इधर आया, इधर प्रवेश करा दिया, इधर प्रवेश करा दिया, इसे खोल खोल के प्रवेश करा देते। यानी जो क्यारा कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में, क्यारा, क्यारा कहते हैं, सब्जियां वगैरह बोने के लिए आज भी काम में लेते हैं, वो पद्धति यहाँ पर पाई जाती थी। कौन सी? ये पद्धति। ठीक है, अब देखिएगा आगे।
अब आगे बात करें तो सिंचाई तो ये हो गई। अब प्रमुख जो फसल है ये काम में लेते थे ज्वार, गेहूं और आपके चावल। ये फसल ये काम में लेते थे, कौन सी? ज्वार, गेहूं और चावल, ये फसलें ये काम में लेते थे। ठीक है, अब देखिएगा जो इनका व्यवसाय होता था, व्यवसाय यानी आर्थिक जीवन की बात करें, किसकी बात करते हैं? आर्थिक जीवन की बात करें, किसकी? तो इनका आर्थिक जीवन था। आर्थिक जीवन के लिए क्या करते थे? आर्थिक जीवन की बात करें तो ये क्या करते थे, जो लोहे के और तांबे के गलाने के कार्य होते थे। क्या होते थे? लोहे और तांबे को गलाने के कार्य होते थे। और दूसरा कौन सा? कृषि करते थे। किस पे निर्भर थे? कृषि पर। किस पे निर्भर थे? कृषि पर। आर्थिक क्रियाओं के लिए कृषि पर निर्भर थे। और कह सकते हो कि आर्थिक क्रियाओं के लिए लोहे और तांबे के गलाने कार्य होते थे और कृषि पर ये निर्भर थे। किस पे निर्भर थे? कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, अब इसको मैं रख करता हूं। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज, आर्थिक क्रियाओं के अंदर अगर बात करें आगे, तो यहां से मुद्रा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? मुद्राएं प्राप्त हुई। 6 मुद्राएं। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई? 6। कितनी प्राप्त हुई? 6। 6 मुद्राओं पर ध्यान रखना। एक और तो क्या था? अपोलो देवता का चित्र था। किसका? अपोलो देवता का चित्र। यानी मान लीजिए ये मुद्रा है, इसके एक साइड तो किसका देवता, यानी एक ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा हाथ के अंदर तीर लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? तीर। और इस साइड के अंदर इसके कंधे पे धनुष सा कुछ, तरकस सा कुछ है। तो अपोलो देवता की मूर्ति है, अपोलो देवता का अंकन किया गया है। और दूसरी तरफ त्रिशूल का अंकन है। किसका अंकन है? त्रिशूल का अंकन, ऐसा त्रिशूल का अंकन है। और इसके जो ये बाहर का जो ये आवरण है, यहाँ पर यूनानी भाषा में, किस भाषा में? यूनानी भाषा में कोई लेख लिखा गया है। किस भाषा में? यूनानी भाषा में एक लेख लिखा गया है। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अपोलो ये कहाँ की सभ्यता थी, कहाँ का देवता है? यूनान का है। कहाँ का है? यूनान का। वर्तमान ग्रीक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ग्रीक कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनानी सभ्यता कहाँ पाई जाती थी सर बताइएगा? यूनानी सभ्यता की अगर बात करें तो ये इराक के समय पाई जाती थी। कहाँ पर पाई जाती थी? इराक के समकालीन थी। किसके समकालीन थी? इराक की। तो इससे पता लग सकता है कि अपने जो संबंध थे, या कह सकते हो इनकी जो आर्थिक व्यापारिक क्रियाएं होती थी वो कहां तक संपन्न हो रही थी। यानी ये मुद्रा यहीं की तो थी नहीं, यहां से कह सकते हो कि इराक तक की और बाकी देशों के साथ ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है, तो ऐसी मुद्राएं इराक के अंदर पाई गई थी और बलूचिस्तान की पाई गई थी। बलूचिस्तान, तो कह सकते हो यहाँ दो जो कंट्री हैं वहां तक ये क्या करते थे? अपनी जो आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते थे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, यहां से एक बेल की मूर्ति प्राप्त हुई। किसकी प्राप्त हुई? बेल की मूर्ति। बेल की मूर्ति प्राप्त हुई। उसे क्या कहा गया? देखिएगा, उसे कहा गया बनासियन बुल कहा गया। क्या कहा गया है? बनासियन बुल कहा गया। क्या कहा गया है? बनासियन बुल कहा गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर याद कर लेना, ये भी बनासियन बुल कई बार पूछा जा सकता है, कई बार इनको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लगभग फैक्ट मैंने आपको कवर कर लिए इसके अंदर, लगभग चीजें मैंने कवर की हैं। समाधान की प्रक्रिया बता दूं आपको। समाधान जैसे मैंने कालीबंगा में बताई थी, वैसे ही समाधान की प्रक्रिया 3 प्रक्रिया इसके अंदर होती है, यही याद रखना है इनको ना। ठीक है, जैसे कालीबंगा में होती थी उसी प्रकार यहाँ भी समाधान की प्रक्रिया थी। ठीक है, अगर अलग फैक्ट की बात करें तो और इसमें ज्यादा फैक्ट इतने मिलते नहीं है, लगभग इतने फैक्ट इसके अंदर होते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो मैंने बताया था आपको इसको याद करना है, समझना है, चीजों क्या करना है? समझना है। और कैसे समझना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिएगा आर्य सभ्यता के अंदर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट अंतर बता दूं आपको कि कालीबंगा जो अपनी थी, कौन सी? कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा तो कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? नगरीय सभ्यता। लेकिन जो ये आहड़ है, ये आहड़ है वो कौन सभ्यता है? आर्य सभ्यता है अपनी ग्रामीण सभ्यता। कौन सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। कौन सी? ग्रामीण सभ्यता। आहड़ अपनी ग्रामीण सभ्यता है, कालीबंगा थी अपनी नगरीय सभ्यता थी। किस किनारे थी आहड़? आहड़ की बात करें मैंने बता दिया उदयपुर के अंदर थी। किस थी? उदयपुर के अंदर थी। ठीक है,
तो लगभग लगभग पूरे हमने फैक्ट कवर कर लिए हैं और ज्यादा कोई फैक्ट बचा नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको याद करना। और पिछले वीडियो की बात करें तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था, लेकिन टेक्निकल किसी दिक्कत की वजह से कह सकते हो बीच के अंदर ही आपका वीडियो पॉज हो गया था, ठीक है। तो ये अपनी थी आहार सभ्यता। इसके बाद में हम आगे वाली सभ्यताओं का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।